गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है मेरी आप तक बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हो रहे बेटा, 5 स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं अभी तक। आवाज आ रही है बेटा मेरे तक आपकी? यस सर। यस सर। लैपटॉप से कनेक्ट किया है कि मोबाइल से किया है? मोबाइल से। मोबाइल से। मोबाइल से किया है क्या? छह बच्चे जुड़े हैं। सात। हाँ जुड़ गए, अब जुड़ गए 10-11 जुड़ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यस बेटा, हमने अभी लास्ट जो प्रीवियस क्लासेस थी बेटा उसमें हमने वीमा बना रहे हैं, वीमा बनाना हमने सीखा। ठीक है, वीमा को लिखना सीख रहे हैं। तो आपने एक टॉपिक क्लियर हो गया हुआ आपको कि सर अगर हमें कोई फॉर्मूला पता है, अब फॉर्मूला किसी का भी हो सकता है बेटा वो, ठीक है, अगर फॉर्मूले की बात करें तो सर फॉर्मूला किसी का भी हो सकता है। ठीक है, बल का हो सकता है, संवेग का हो सकता है, ऊर्जा का हो सकता है, कार्य का हो सकता है, ठीक है, दाब का हो सकता है। तो हमने बहुत सारी बीमाएं आपके लिए लिख दी है। अब हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे हम इसकी बीमाएं लिखते चलेंगे बेटा। फॉर्मूला आप ध्यान रखें, फॉर्मूला का ध्यान रखोगे तो अपने आप बीमा बनाना सीख लोगे। अब ये प्रैक्टिस तो बेटा पूरे 11th में भी चलती रहेगी और पूरे 12th में भी चलती रहेगी। ठीक है, कंप्लीट 11th क्लास में भी हम बीमा मात्रक लिखते रहेंगे। जब आप 12th क्लास में जाओगे वहां को टॉपिक आपके सामने आएगा तो फिर वहां भी हम बीमा और मात्रक लिखते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे नीड होगी हम लिखते जाएंगे। आप हाँ अपनी बुक से आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है बेटा उसमें आप देखो करीबन 100-150 बीमाएं लिखी हुई है, तो उनको आप लिखने का प्रयास करें। माना कि सब सारी बीमाएं आपको समझ में नहीं आएगी बेटा अभी, क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है कुछ बिंदु हैं सर वो कुछ 12th क्लास के हैं, कभी कुछ 11th के हैं जो हमने स्टडी नहीं किए हैं। तो आपको उनको ज्यादा समझने का प्रयास नहीं करना है, बस आप जितनी बीमाएं बना सकते हो, जितनी बीमाएं आप बना सकते हो उनको बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, वो कहां से आया, उसका क्या मीनिंग है, इतना ज्यादा समझने का प्रयास मत करो। क्योंकि जैसे जैसे हम 11th-12th क्लास में बढ़ेंगे तो वो सारे टॉपिक हमारे सामने आते रहेंगे और हम उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन लेते रहेंगे और वहां चल के समझ में भी आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे ड्राइव होता है। बस अभी फॉर्मूले पे फोकस करो कि ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को लेकर हम इसकी बीमा बना सकते हैं। इतना सीखना है कि हाँ बीमा बनानी आपको आ जानी चाहिए, और वो तो आपको आती है। सर किसको हमें एम लिखना है, किसको हमें एल लिखना है, किसको हमें टी लिखना है। तो द्रव्यमान संबंधी एम, समय को हम क्या लिखेंगे टी, और सर जितनी भी लेंथ है जो किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, फीट में हो, सर ये सबके सब किस में आएंगे? सर इन सबको हम किस में लिखेंगे? सर इन सबको हम एल लिखेंगे, तो एमएलटी के रूप में यूज करेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट्स हो तो पूछ लेंगे। हाँ बेटा एक चीज और, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है 11th क्लास का, ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप से कई मैसेज डालते हैं, प्रिंसिपल सर भी डालते हैं। ठीक है, सविता मैडम भी नोट्स डाल रही हैं आपके, मैंने देखा था उसमें। तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर जो अभी रनिंग में चल रहा है इसके पूरे नोट्स मैंने एक साथ डाल दिए बेटा, आप जाके चेक करना। मैंने कल लेट नाइट में डाला था, तो आप दोबारा जाके चेक कर ले कि अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा उसमें मैंने नोट्स डाल दिए हैं। अब आप कंप्लीट नोट्स बना लें, ठीक है, 1 बाय 1 नोट्स बना लें। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन लोग। तो फिलहाल अपन करने जा रहे हैं सर विमीय समीकरण के उपयोग। सर ये टॉपिक क्यों बनाया? तो देखो क्या होता है कि अगर हमने विमा लिखी है, विमीय समीकरण बनाए हैं, तो सर इसके पीछे कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा, हमारा कुछ तो उद्देश्य होगा। हम कोई वर्क करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। आप स्टडी कर रहे हैं एक अच्छे फ्यूचर के लिए, सक्सेसफुल के लिए, नॉलेज के लिए। ठीक है, तो सर
कहीं ना कहीं किसी चीज के पीछे ऑब्जेक्ट या उद्देश्य जरूर होता है। तो सर विमा या विमेय समीकरण हमने लिखे हैं तो उसका उद्देश्य तो होना चाहिए। तो देखो विमेय समीकरण के तीन मुख्य, जो हम बीमा लिख रहे हैं या विमेय समीकरण लिख रहे हैं, उससे हम सब तीन इंपॉर्टेंट वर्क कर सकते हैं। सर तीन इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये है सर, कोई भी सूत्र जो हम यूज कर रहे हैं, कोई भी सूत्र जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो बल का सूत्र हो, चाहे वो संवेग का सूत्र हो, ठीक है, चाहे वो ऊर्जा का सूत्र हो, कैसा भी सूत्र हो, हम उसको चेक कर सकते हैं। उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो विमेय दृष्टि से सही है या फिर गलत है। कोई सूत्र हमने लिखा गया, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? सूत्र से हमने लिखा कि गतिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है? सर हाफ mv² होता है। हमने v इक्वलेंट u प्लस at, सर ये न्यूटन की गति का समीकरण है, पहला समीकरण है। सर दूसरा कौन है? u बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सर ये दूसरा समीकरण है। सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सर ये तीसरा समीकरण है। तो आप देख रहे हैं कि सर ये जो इक्वेशन जो भी लिखी हुई है या जो सूत्र हमें दे रखे हैं, अगर मुझे मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है कि सर मैं चेक करना चाहता हूँ सूत्र सही है कि गलत है, तो देखो बीमा या विमेय समीकरण की सहायता से, बीमा या विमेय समीकरण की सहायता से हम किसी भी सूत्र को चेक कर सकते हैं कि वो सूत्र विमेय दृष्टि से सही है या गलत है। और आप ध्यान रखना, कोई भी सूत्र जब हम बनाते हैं तो उसको हम विमेय दृष्टि से भी चेक करते हैं कि वो विमेय दृष्टि से सही है या गलत है। अगर विमेय दृष्टि से सही नहीं है तो वो सूत्र हम ना लागू अप्लाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला उपयोग तो यही है कि विमेय समीकरण की सहायता से हम किसी भी सूत्र के भौतिक यथार्थता की जांच कर सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, वो सही है या फिर गलत है। तो पहला उपयोग समझ में आया कि विमेय समीकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक सूत्र के सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो सूत्र सही है या फिर गलत है। अभी करेंगे इसको आगे। नेक्स्ट सर दूसरा सेकंड क्या है? सर सेकंड है कि सर अभी तो हमने कहा कि सूत्र को चेक करना कि सूत्र सही है या फिर गलत है। अब एक क्वेश्चन माइंड में और आता है, हमारे एक क्वेश्चन माइंड में और आ रहा है कि सर ये सूत्र आए कहां से? सर ये सूत्र आए कहां से, इनको बनाया कैसे गया? ये E बराबर हाफ mv² आ गया, v बराबर u प्लस at आ गया है। तो जो भी फॉर्मूले आए सर, इनको कहां से लेकर आए, इनको कैसे बनाया गया? तो यही विमेय समीकरण का सेकंड उपयोग है। यही विमेय समीकरण का सेकंड उपयोग होता है कि हम विमेय सूत्र की सहायता से या विमाओं की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं सर, किसी भी भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको हम विमेय समीकरण की सहायता से व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। नंबर 1, सूत्र सही है या गलत है उसको चेक कर सकते हैं। नंबर 2, सर सूत्र को व्युत्पन्न भी विमेय समीकरण की सहायता से किया जा सकता है। तो आई थिंक 2 उपयोग समझ में आ गए होंगे। विमेय समीकरण के 2 उपयोग समझ में आए क्या? नंबर 1, सर विमेय समीकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं, वो सूत्र सही है या फिर गलत है। नंबर 2, सर विमेय समीकरण की सहायता से, विमेय समीकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता, किसी भी भौतिक सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी सूत्र को व्युत्पन्न किया जा सकता है। सर नंबर 3, तीसरा उपयोग क्या है सर इसका? सर थर्ड जो इसका उपयोग है सर वो है आपका सर विमेय समीकरण की सहायता से। थर्ड उपयोग क्या है बेटा? सर थर्ड उपयोग है सर विमेय समीकरण की सहायता से हम किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में लेकर जा सकते हैं। बताया था मैंने कि जो सिस्टम है सर वो कई प्रकार का है, एमके सिस्टम है, सीजीएस है, एफपीएस है। तो कोई भी हमें वेग, जैसे हमें एमकेएस पद्धति में दे रखा है, किसी गाड़ी की स्पीड या चाल या वेग हमें एमकेएस में दे रखा है और आपको कहा गया आप सीजीएस में इसका मान निकालो या इसका एफपीएस में मान निकाली, तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसको रूपांतरित किया जा सकता है। एमकेएस में तो सीजीएस में कैसे लेके जाएंगे, सीजीएस में है तो एमकेएस में कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा तीसरा उपयोग है इसका विमेय समीकरण का, कि विमेय समीकरण की सहायता से, विमेय समीकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में लेकर जा सकते हैं। एमकेएस में तो उसको सीजीएस में लेकर जा सकते हैं। अगर कोई भौतिक राशि का मान हमें सीजीएस में दे रखा है तो उसको हम एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस में रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड उपयोग होगा, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना। किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे रूपांतरित किया जाता है सर, ये भी विमेय समीकरण की सहायता से ही होगा। तो क्लियर आप सबको बेटा?
कि विमीय समीकरण लिख रहा तो लिखने के पीछे ऑब्जेक्ट था और 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट अभी तो आगे चल के और भी समझ में आएगा, इनके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 पार्ट है वो मैंने बता दी आपको कि सर विमीय समीकरण की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी भौतिक सूत्र के यथार्थता की जांच कर सकते हैं, कोई भी भौतिक सूत्र है वो सही है या फिर गलत है ये हम चेक कर सकते हैं। नंबर 2, किसी विमीय समीकरण जो आपका विमीय समीकरण है सर की सहायता से क्या सर किसी भी भौतिक सूत्र की यथार्थ किसी भी भौतिक सूत्र को व्युत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 1 चेक करना सही है या गलत है। नंबर 2 सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं कि सूत्र आया कहां से, इसको व्युत्पन्न भी विमीय समीकरण निकाला जा सकता है। और नंबर 3 विमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। क्या तीनों एप्लीकेशन आपको समझ में आ गए? क्या आपके पास बेटा वॉइस मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्या समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस आवाज आ रही है ना बेटा आप तक मेरी? सर यस सर ओके बेटा, 3 उपयोग समझ में आ गए क्या आपको? सर करेंगे बेटा, मैंने बताया केवल कैसे रूपांतरित करते हैं, कैसे चेक करेंगे सही है वो बात की बात है। फिलहाल 3 उपयोग समझ में आए, किसी भी सूत्र को चेक कर सकते हैं वो सही है गलत है। दूसरा, किसी भौतिक राशि के सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा, तो किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति हम लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। सबसे पहला उपयोग क्या है सर? सबसे पहला उपयोग है विमीय समीकरण का सर किसी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। कोई भी सूत्र आपको दे रखा है, कोई भी भौतिक सूत्र आपको दे रखा है सर उसकी सत्यता की जांच करना कि वो सूत्र विमीय दृष्टि से सही है या फिर गलत। हेलो सर, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लूंगा, 2-3 उदाहरण लूंगा और चेक करूंगा कि वो विमीय दृष्टि से सही है या फिर गलत है। सबसे पहले मैं न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण ले रहा हूँ। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण ले रहा हूँ कि वो विमीय दृष्टि से सही है या फिर गलत है। जैसे मैंने कहा v = u + at, तो ये है न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। देखो सर ये समीकरण का 3 समीकरण है देखो आपके पास में। एक है आपका s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ये 3 समीकरण हमें मिले हुए। अब देखो इनको चेक करना है कि सही है गलत है, तो सबसे पहले हमें इनकी विमा लिखनी पड़ेगी। और विमा लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर यहाँ u कौन है, v कौन है, a कौन है, t कौन है, इनके बारे में s कौन है सर इसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। जब आपको डिटेल्स पता होगी तभी हम पता कर पाएंगे सर यहाँ विमा वेग की आएगी या त्वरण की आएगी या विस्थापन की आएगी। सर हमें पता तो होना चाहिए वेग। तो देखो क्या है, सिंपल सा है कि सर माना ये कोई वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। माना इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। और माना ये t समय में, कितने समय में, t समय में वस्तु यहां से यहां आ जाती है और इसका वेग u से परिवर्तित होकर कितना हो जाता है, v हो जाता है। हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में मोशन कर रही है, गति कर रही है और उसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। कुछ समय बाद में उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। हो सकता है आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, माना प्रारंभ में आपको वेलोसिटी कितनी 50 है, फिर आपने स्पीड 50 से कितनी कर दी, 50 से कितनी 70 कर दी, तो प्रारंभ वेग कितना 50, बाद में कितना हो गया 70। कितना टाइम लगा सर, 10 सेकंड में कर दिया। तो समझ में आया कि प्रारंभिक वेग कितना है 50, फिर कितना हो गया 70 70, तो आपने वेग को चेंज किया कितने टाइम में, t टाइम में। तो u कौन है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, v कौन है, अंतिम वेग, और t कौन है सर इस वेग को परिवर्तित करने में लगा समय। पर बताओ क्या ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक चलकर भी आ गई है क्या? तो सर वो कुछ दूरी भी तय करेगी क्या? तो s कौन है, s कौन है सर वस्तु के द्वारा t समय में तय की गई दूरी। s कौन है सर वस्तु के द्वारा t समय में तय की गई दूरी। ओके, तो पहले वेग कितना था u, t समय में इसका वेग परिवर्तित और कितना हो गया v। अब बताओ क्या यहाँ वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? हाँ सर पहले u है बाद में v हो गया। आपने कहा पहले 50 था, फिर बाद में आपने 50 था, फिर आपने 70 कर दिया। पहले कितना था 50, फिर बाद में आपने कितना कर दिया 70। तो क्या वेग में परिवर्तन हुआ है क्या? और आप जानते हो कि अगर वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। हम कर चुके वेग में परिवर्तन की दर, वेग में
परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बेटा? सर त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और बताया था कि त्वरण की बात हम तभी करते हैं जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। अगर वस्तु के वेग में सर कोई साफ दिखाई नहीं दे परिवर्तन, रहा। हाँ बेटा सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट बताइए। अब देखो बेटा, दिख रहा है बेटा? सर पहले जैसे आ रहा है। पहले जैसे ही आ रहा है। अब देखो बेटा, दिख रहा है? ठीक है। ठीक है, चलो ठीक। तो हमने क्या कहा कि सर वस्तु का प्रारंभिक वेग पहले कितना है? u है। बाद में वस्तु का वेग कितना हो गया है? v हो गया है परिवर्तित होकर। तो क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? और अगर वेग में परिवर्तन होगा तो हम किसकी बात कर सकते हैं? त्वरण की। सर ये हम मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि त्वरण क्या है सर? वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं है तो सर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। तो बताइए क्या अब ये पांचों सिंबल आपको समझ में आ गए? यहाँ पे जो यूज हो रहा है सर, ये u कौन है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। v कौन है? सर वस्तु का अंतिम वेग। पहले कितना था? 50, बाद में कितना हुआ? 70। सर ये एक कौन है? तो बताओ क्या वेग में परिवर्तन हुआ है क्या? सर पहले कितना था? 50, बाद में कितना हुआ? 70। सर वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो यहाँ a कौन है? सर वस्तु में उत्पन्न त्वरण। फिर सर ये t कौन है? तो t तो लगा टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, या वेग को परिवर्तित करने में लगा समय। और लास्ट में सर एक चीज और है सर, s। ये s कौन है सर? तो बता तो दिया कि सर इस t समय में वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ भी गई है क्या? तो s है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो आई थिंक इन जो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन है या थर्ड इक्वेशन है, इसमें जितने भी सिंबल हमने काम में लिए, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। सर u कौन है यहाँ पे? वस्तु का प्रारंभिक वेग। सर v कौन है? सर वस्तु का अंतिम वेग। सर s कौन है? सर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। और t कौन है? सर यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय। और सर a कौन है? सर वस्तु में उत्पन्न त्वरण। तो अब पता होना चाहिए सर ये u कौन है? प्रारंभिक वेग, तो वेग की उम्र आएगी। सर v कौन है? अंतिम वेग, तो वेग की उम्र आएगी। a कौन है? त्वरण, तो त्वरण की उम्र आएगी। t कौन है? समय, तो समय की उम्र आएगी। s कौन है? दूरी, तो दूरी की उम्र आएगी। अब क्लियर है? क्योंकि हम वेग की उम्र भी जानते हैं, त्वरण की उम्र भी लिखना जानते हैं, दूरी की उम्र भी जानते हैं। पर देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला आप चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको माइंड में यही क्लिक करना चाहिए कि फॉर्मूले में जो जो सिंबल काम में लिए गए हैं उनके बारे में आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। कि सर यहाँ u कौन है? सर वस्तु का प्रारंभिक वेग। सर v कौन है? सर वस्तु का अंतिम वेग। a कौन है? त्वरण है। अब आपको ये पता नहीं सर a कौन है, तो विमा किसकी लिखोगे? ठीक है, क्योंकि किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है तो आपको उसकी विमा लिखनी पड़ेगी, उसके दोनों ओर की विमाएं लिखनी पड़ेगी। किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की अगर आप जांच करना चाहते हो तो सर उसके दोनों ओर की विमाएं आपको लिखनी पड़ेगी, उसके दोनों ओर की विमाएं लिखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या। हम कैसे चेक करेंगे सूत्र सही है या गलत है? तो क्या करना पड़ता है बेटा कि उसके दोनों ओर की विमाएं लिखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ओर की विमाएं लिखो और चेक करो कि क्या दोनों ओर की विमाएं समान है क्या, क्या दोनों ओर के प्रत्येक पद की विमा समान है क्या। अगर दोनों ओर की विमाएं समान है तो हम बोलेंगे जो सूत्र है या जो समीकरण है सर वो विमीय दृष्टि से सही है। तो आई थिंक क्लियर। क्या कहा सर? किसी भी भौतिक राशि को या किसी भी समीकरण को हम कैसे चेक करेंगे सर? विमीय सूत्र से। सर कुछ नहीं सर, उसके दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की विमा लिखो, राइट हैंड साइड की विमा लिखो, चेक करो कि क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर आई है क्या। क्या देखना है कि सर क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या। अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर आ रही, अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर आ गई है तो हम क्या कह देंगे कि सूत्र विमीय दृष्टि से क्या है बेटा? सही है। सूत्र विमीय दृष्टि से क्या है? सही है। और अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं आई है, अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं आई है
तो हम बोलेंगे सूत्र विमेय दृष्टि से सही नहीं है। ओके, अब चलो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं सर, न्यूटन की गति के पहले समीकरण को चेक करो। सर न्यूटन के गति का ये पहला समीकरण है, फर्स्ट समीकरण चेक कर रहे हैं सर। क्या है सर, v बराबर u प्लस at। सर इसको चेक करिए कि सर ये सूत्र विमेय दृष्टि से सही है या फिर गलत है। सर कैसे चेक करेंगे सर, बता दो दिया आपने। सर दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे और चेक करो क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या। क्या करना है सर, दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या। अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है तो सूत्र सही है, और अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं है तो बोलेंगे सर सूत्र सही नहीं है। तो आप बताइए किसकी विमा आएगी सर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाओ सर, कौन है v सर, अंतिम वेग। u कौन है, प्रारंभिक वेग। पर देखो वेग कैसा भी हो, चाहे प्रारंभिक वेग हो, चाहे अंतिम वेग हो, चाहे मिड का वेग हो, विमा वेग की ही आएगी। ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, पर यहाँ पर विमा किसकी आएगी, वेग की, और यहाँ भी किसकी आएगी, वेग की। ये ए कौन है, त्वरण, तो त्वरण की विमा चाहिए। टी कौन है, टाइम। तो देखो आपको यहाँ किस किस की विमा लिखनी पड़ेगी सर, एक तो वेग की विमा चाहिए, एक तो इन्हें भी रख रहा हूं बड़ी, एक तो इन्हें भी रखता हूं। किसकी विमा लिख रहे हैं हम लोग बेटा, एक तो वेग की लिखनी पड़ेगी सर। क्यों, क्यों सर, u कौन है, प्रारंभिक वेग, तो सर यहाँ वेग की विमा आएगी। सर v कौन है, अंतिम वेग, सर ये भी वेग की विमा आएगी। सर a कौन है, त्वरण, तो सर त्वरण की विमा आएगी। t कौन है, टाइम, तो सबसे पहले वेग की विमा लिखो। सर वेग जानते हैं सर, ये रहा सर, वेग कौन है सर, वेग है विस्थापन में परिवर्तन की दर, हम लिख चुके हैं बहुत बार। वेग कौन है सर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है सर, वेग कहलाता है। तो विस्थापन कौन है सर, विस्थापन को क्या लिखेंगे सर, L1 बताया था आपने कि विस्थापन को क्या लिखते हैं, L1। विस्थापन है, दूरी है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इन सबको क्या लिखते हैं बेटा, L लिखते हैं। और द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, M, और समय को क्या लिखेंगे, T। तो बताओ यहाँ कौन है, विस्थापन, बताया था मैंने आपको कि सर ये कौन है, M, ये कौन है, L, और ये कौन है, T। तो जो द्रव्यमान है क्या लिखेंगे, M, समय है क्या लिखेंगे, T। अब सर लंबाई किसको लिखते हैं, तो जो किलोमीटर में आए या मीटर में आए या सेंटीमीटर में आए या फीट में आए, मतलब वो क्वांटिटी जो किस में आ रही है, किलोमीटर में, या किस में आए, मीटर में, या किस में आए, सेंटीमीटर में, या फिर किस में आए, फीट में, उन सबको L लिखेंगे। तो बताओ x कौन है, विस्थापन। तो सोचो विस्थापन किस में आता है सर, हम बोलते हैं एक वस्तु को 5 मीटर विस्थापित कर दिया, या बोलेंगे एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर दिया, या 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया। समझ में आ रहा है। तो विस्थापन किस में आता है सर, मीटर में आएगा या किस सेंटीमीटर में आएगा। और हम जानते हैं कि सर जो राशि किस में आए, किलोमीटर में आए, या फिर किस में आए, मीटर में आए, या फिर किस में आए, सेंटीमीटर में आए, या फिर किस में आए, फीट में आए, तो विस्थापन किस में आएगा, L में। तो L1। तो नीचे कौन है, टाइम, नीचे कौन है सर, टाइम है। तो सर टाइम तो T1, टाइम को T लिखो तो T1। अगर कुछ भी पावर नहीं तो क्या पावर मानेंगे, 1। अगर कोई पावर तो कितनी मानेंगे, पावर 1 मानेंगे। अब आप T1 को ऊपर लेके जाओ सर, नीचे +1 है क्या, हाँ सर। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम जानते हैं किसी भी राशि को हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो सर उसके घात का चिन्ह बदलता है, प्लस का है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस। तो कितना आएगा सर, ये आएगा L1T-1। प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया। आप देखो हमने वेग की कीमत तो निकाल भी ली। क्या हमने वेग की कीमत निकाल ली क्या, हाँ सर। अब किसकी कीमत निकालनी है सर, सर यहाँ तो ये तो प्रारंभिक वेग है तो सर वेग की आएगी, ये रहा सर। ये अंतिम वेग है सर, यहाँ भी वेग की आएगी सर। अभी एक और चीज सर, त्वरण और चीज सर, त्वरण की विमा और निकालो सर। तो आप देखो त्वरण की विमा निकालो, त्वरण A बराबर कितना होता है सर, B/T होगा सर। क्या होगा सर, वेग में परिवर्तन की दर। बता दिए बेटा, सारी विमाएं लिख चुके। तो आप देखना विमीय समीकरण के जब उपयोग आप करेंगे, विमीय समीकरण के जब उपयोग कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आप ध्यान रखना कि सर हमें विमा ही लिखनी पड़ेगी। तो विमा आपको ढंग से लिखनी आनी चाहिए। सूत्र सारे याद कर लो, विमा की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके उपयोग भी तभी समझ में आएंगे जब आपको विमा लिखना आ गया। जब आपको विमा प्रॉपर्ली लिखना आ जाएगा तभी आप इसके उपयोग कर पाओगे बेटा। सूत्र को चेक करना, सूत्र को व्युत्पन्न करना, और लास्ट बताया क्या है कि सर सूत्र को हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में लेकर भी जा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो आपको विमा को ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ध्यान रखना।
बुक में जितने भी फॉर्मूले चल रहे हैं बेटा उन सबको आप देखेंगे और देखकर आप, ठीक है, कर जा रहे हैं 1 मिनट बेटा। करे दो है मम्मी हाथ धो लियो ये फालतू बकवास मत करो बेटा। बेटा 1 मिनट बुलाते हैं ना, एक बार टेक्निकल इशू आ रहा है। बेटा मुकेश जी सर बैठे होंगे, एक बार देखिए। मुकेश जी सर बैठे होंगे, मुकेश जी या सरवण जी है ना, बुला के लाओ एक बार बेटा। यहीं बैठे होंगे ना, मुकेश जी या सरवण जी बैठे होंगे। नमस्कार। क्लास चल रही, बात क्लास चल रही, क्लास।
सर एक थोड़ी इशू आ रहा है यार, ये वापस से स्क्रीन पे नहीं आ रहा, कहाँ से दिक्कत आती है? तो जो वीडियो की सेटिंग चेंज कर दो, अच्छा रिमूव पिन कर दो फिर आ जाएगा। अच्छा रिमूव पिन करना होगा बस, है ना? देखो वापस करो, वहाँ तो मैं भी चला गया था। ठीक है बेटा, देखो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या कह रहे थे सर, न्यूटन की गति का जो पहला समीकरण है v इक्वलेंट बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। सर इसको मुझे चेक करना है कि सर ये विमीय दृष्टि से सही है या फिर गलत है। तो क्या बताया सर, इसके हमें दोनों ओर की विमाएं लिखनी पड़ेगी। सर दोनों ओर की विमाएं हम लिखेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या सर दोनों ओर की विमाएं बराबर आ रही है क्या। सर क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या? अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है तो हम बोलेंगे सूत्र सर विमीय दृष्टि से सही है, और अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं है तो हम कहेंगे सूत्र विमीय दृष्टि से सही नहीं है। तो आप बताओ सर किस किस की विमा चाहिए? सर एक तो कौन है, u प्रारंभिक वेग, सर वेग की विमा चाहिए। v अंतिम वेग, सर वेग की विमा चाहिए। सर प्रारंभ वेग हो चाहे अंतिम हो, वेग की विमा आएगी। सर इसके अलावा एक कौन है, त्वरण, सर त्वरण की विमा चाहिए। तो देखो वेग की विमा लिख दी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो L1/T1, तो सर L1T-। अब बताओ क्या हमें त्वरण चाहिए? सर ये रहा वेग में परिवर्तन की दर। तो देखो त्वरण की विमा लिखनी है तो मुझे किसकी विमा चाहिए, वेग की। सर ये रहा L1T-1, अभी भी लिखी। और T कौन है, टाइम, तो T को फिर से T1 लिख देंगे। तो देखो ये तो क्या आएगा L1T-1, और डिवाइड में क्या एक टाइम, सर एक T1 और आ जाएगा, एक T1 और आ गया। तो अब T1 को ऊपर ले जाओ तो सर कितना आएगा? सर ये आएगा L1T-2, L1T-2 हो गया क्या? तो ये लो हमने वेग भी निकाल लिया और त्वरण भी निकाल लिया। अब आप यहाँ पर आ जाइए, सर हमें यहाँ वेग की विमा चाहिए थी और सर त्वरण की विमा चाहिए है। अब आप दोनों तरफ विमाएं लिखिए, देखो कि क्या दोनों ओर की विमाएं समान है क्या। अगर दोनों ओर की विमाएं समान आ रही है तो सूत्र सही है, और अगर दोनों ओर की विमाएं समान नहीं आती तो सूत्र सही नहीं होगा। चलिए सर सबसे पहले सर v कौन है, अंतिम वेग, तो किसकी विमा आएगी, वेग की। सर कितना है, L1T-1, तो यहां लिखेंगे सर L1T-1, क्या लिखेंगे सर, L1T-1। ओके सर इसमें m नजर नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था सर जो राशि नजर नहीं आती है सर उसकी पावर कितनी बनाते हैं, 0। तो इसकी विमा कितनी हुई, L1M0 L1T-1। और सर वेग की विमा कितनी आ जाएगी सर, M0 L1T-2। ओके, या फिर हम m को बाद में भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो m को लास्ट में भी लिख देंगे। चलो ठीक है, फिलहाल क्या लिख दिया सर, वेग की विमा लिख दी, कितनी आई सर L1T-1। अब सर u कौन है, सर वेग है। सर कौन सा, प्रारंभिक वेग है। पर वेग प्रारंभ हो या अंतिम हो, विमा वेग की ही आने वाली है। तो सर यहां पर भी कितना आएगा सर, L1T-1, L1T-1 हो गया वेग। अब आगे बढ़िए, सर कौन है, सर ये है a कौन है बेटा, त्वरण है। तो अब विमा किसकी लिखेंगे, त्वरण की। अब तो त्वरण की विमा कितनी है सर, ये रहा L1T- कितना है सर, सर ये है L1T-2। त्वरण कितना है, L1T-2। तो पुट करें सर, सर ये आएगा L1T-2, और इनटू में कौन है बताओ, T है, टाइम। इनटू में कौन है सर, टाइम है। तो सर टाइम को क्या लिखते हैं सर, T1। v कौन है, अंतिम वेग, तो वेग की विमा लिख दी। u कौन है, प्रारंभ वेग, तो सर यहाँ भी वेग की विमा लिख दी। सर a कौन है, त्वरण, तो सर त्वरण की विमा लिख दी। अब t कौन है सर, टाइम, t कौन है, टाइम है सर। तो टाइम को हम क्या लिखेंगे, T1। टाइम को हम क्या लिखेंगे, T1। अब आप सोल्व करें सर इसको, तो क्या आएगा सर, ये आएगा L1T-1 बराबर, सर ये भी वही आएगा L1T-1 प्लस, आगे बढ़ी सर ये है मल्टीप्लाई में, इसको सोल्व करो सर। L की पावर कितनी है, 1। सर इसके अलावा L दिख रहा है कि सर, नहीं L तो नहीं है, तो L की पावर तो 1 ही आएगी। पर बताओ आप, ये T की पावर कितनी है, -2। T की पावर कितनी है, -2 है, और T की पावर ये कितनी है सर, +1 है। तो क्या इनके बेस समान है क्या, आधार समान है क्या? और हम जानते हैं बेटा कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। क्या कहा, आधार समान हो तो घातें क्या होती है सर, जोड़ देते हैं। तो T की पावर कितनी है बेटा, -2। T की पावर कितनी है, -2 है, और सर यहाँ T की पावर कितनी है, +1 है। एक्स्ट्रा बात क्यों आ रही बेटा,
मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, जब से हम लोग दिल्ली आए तो बहुत लोग खा बेटा खा जाते एक्स्ट्रा हैं। आवाज क्यों कर रहे हो? मीटिंग है, बहुत लोग आ जाते हैं कभी, जैसे अभी मैं भी घर पे नहीं हूँ, कभी नहीं होती क्या क्या कहा it is not- सर L1 और सर ये क्या है सर, t की पावर -2 और ये t की पावर कितनी है +1 है सर। हम जानते हैं सर बेस समानो आधार समानो घाते जुड़ जाती है, तो 2 की पावर -2 और t की पावर +1, तो -2 और +1 ऐड करो तो क्या बचेगा सर, +2 से 1 जाएगा, -1 का बचेगा, तो कितना आ जाएगा सर ये t -1 तो आप देखो अब इस समीकरण की हमने दोनों ओर की विमाएं लिख दी है। इस समीकरण की हमने दोनों ओर की विमाएं लिख दी है। अब आप देखो जब दोनों ओर की विमाएं हमने लिखी है तो क्या बराबर आ रही है कि हाँ सर ये कितना है L1 t -1, यहाँ पे आओ सर ये भी कितना है L1 t -1, यहाँ पर आइए सर ये भी कितना है L1 t -1। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक पद की विमा क्या है, बराबर है। अब आप चाहो, अगर हम चाहें तो सर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर इसमें m तो नजर आ ही नहीं रहा, इसमें m तो नजर आ ही नहीं रहा है, तो सर बताया था सर जो भी नजर नहीं आता है सर उसकी पावर 0 बनाकर लिखते हैं, जो भी नजर नहीं आएगा सर उसकी पावर 0 बनाकर लिखेंगे बेटा। तो क्या आएगा सर, मम्मी रोटी यहाँ पर आएगा m0 L1 t मम्मी से बात -1 करते हैं। और बेटा यहाँ पर क्या आएगा m0 L1 t -1 और ये भी कितना आ जाएगा m0 L1 t -1। आप देखो समीकरण के दोनों ओर की विमाएं हमने लिख दी है, समीकरण के दोनों ओर की विमाएं हमने लिखी और क्या देखा, समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक पद की विमा क्या है, बराबर है सर। देखो ये कितना है m0 L1 t -1, ये कितना है सर m0 L1 t -1, सर ये भी कितना है m0 मिंटू गाली जी बाबा, क्या प्रत्येक पद की विमा बराबर है क्या। और ध्यान रखो कि अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है या दोनों ओर के प्रत्येक पद की विमा बराबर है तो हम कहेंगे कि वो सूत्र विमेय दृष्टि से क्या है, सही है। वो सूत्र विमेय दृष्टि से क्या है बेटा, सही है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, किससे बेटा, कि कोई भी इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई भी सूत्र विमेय दृष्टि से सही है या फिर गलत है, कोई भी सूत्र विमेय दृष्टि से सही है या फिर गलत है, हम विमीय समीकरण से चेक कर सकते हैं। कैसे करते हैं, दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे और चेक कर लेंगे कि अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है तो सूत्र सही और दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं है तो सूत्र गलत। जैसे मैं अब सेकंड समीकरण करता हूं, देखो कौन है, s बराबर क्या है सर, ut प्लस हाफ at²। देखो मैंने अभी लिखा था वेग की विमा कितनी है सर L1 t -1, तो कोण की विमा कितनी है L1 t -2। अरे कोई नहीं भी खा लेंगे कि वो भाई मीठे की समोसे तो खराब हो जाए। बेटा ये रिकॉर्डेड हो रहा है, ध्यान रखना कौन सा बच्चा आवाज कर रहा है ये पता पड़ रहा है, ध्यान रखना। उस बच्चे को भी आउट लिस्ट करेंगे ना इस क्लास के बाद में। हाँ तो मैं खा लूंगा 2 मिठाई। क्या कहा मम्मी बिस्कुट तो रोज है कि सर यहाँ से हमने वेग निकाल लिया सर, ये हमने कोण की विमा लिखी हुई है। अब आप न्यूटन के दूसरे समीकरण को चेक करो कि क्या सर ये सूत्र सही है या फिर गलत है। कैसे करेंगे सर, दोनों ओर की विमा